अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास, जिसमें हमने डिस्कस करना है हेलोजिनेशन रिएक्शंस को। सबसे पहले बात हम करते हैं कि हेलोजिनेशन रिएक्शंस किन को कहा जाता होता है। कहते हैं कि जी कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं हैलोजेंस को इन्वॉल्व करते हैं एज वन ऑफ द रिएक्टेंट। बहुत सारे रिएक्टेंट्स होंगे, उनमें से जो एक रिएक्टेंट होगा वो हैलोजेंस होंगे। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम कहते होते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जब हम हैलोजिनेशन रिएक्शंस कराते हैं उस दौरान में हमें पता चलता है कि ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। देखते हैं जी हैलोजिनेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। एक हैलोजिनेशन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके दौरान में एक हैलोजन जो है वो रिप्लेस करता है ऑलरेडी प्रेजेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को। इसलिए उन रिएक्शंस का नाम रखा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते होते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये किन की प्रॉपर्टी होती है ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाद में इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन से कंपाउंड हैं जिनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रॉपर्टी होती है। जब इनको फिर डिटेल से पढ़ा जाता है तो यही जो रिएक्शन हैं जिनके दौरान में हैलोजन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये रिएक्शंस होते हैं, इनको एडिशन रिएक्शन कहते होते हैं। बात हो रही है हैलोजिनेशन के हवाले से, तो इसलिए उन्हीं के हवाले से हम बात करेंगे कि जी या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं या फिर ये एडिशन रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। डिफाइन करना कोई मुश्किल बात नहीं होती है, मेन चीज होती है कि जी बात अगर समझ आ जाती है तो फिर इसके बारे में लिख सकते हैं हम कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, जैसा कि अगर हम कहते हैं CH4 है। इस CH4 के अंदर 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं Cl2 को। ये जो Cl2 हम ऐड कर रहे हैं ये दो तरीकों से ऐड की जा सकती है। या तो ये जो Cl2 है ये ऐड किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। या इसकी जगह के ऊपर 250 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। अगर सनलाइट नहीं है तो फिर ये कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस दौरान में यहां से चेक करें कि इस CH4 के अंदर हाइड्रोजन की तादाद जो है वो कितनी है। फिर प्रोडक्ट में भी जाके देखते हैं, इधर H4 है इसके अंदर। ये जो H4 है इसमें से प्रोडक्ट में जाके देखते हैं क्या होता है। ये एक H रिमूव हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। रिमूव तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रिप्लेस हो जाता है। इसकी जगह के ऊपर कोई एक हैलोजन लग गया हुआ है। और फिर प्लस साथ में क्या बनेगा वो तो बाद का मसला है कि जी हमारे पास प्रोडक्ट HCl बन गया हुआ है। मेन बात क्या है हमारे पास, मेन बात ये है कि एक चीज कम हो रही है जबकि दूसरी उसके अंदर आके ऐड हो रही है। इस तरह के जो रिएक्शन हैं इनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते होते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि जी कुछ ऐसे रिएक्शन हैं, दोज रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनके दौरान में एक एटम या तो एक एटम हो सकता है या फिर इसकी जगह के ऊपर ग्रुप ऑफ एटम, मतलब फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम जो है उसको रिप्लेस किया जाता है, हटा दिया जाता है, दूसरा कोई आके जगह ले लेता होता है बाय अदर एटम, या फिर कोई दूसरा एटम आ जाएगा। अगर कोई एटम नहीं आता तो इस एटम की जगह के ऊपर ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इन रिएक्शन का नाम हमने रखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी शय की कमी को पूरा करना होता है।
इसलिए इनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल ऊपर हम लिख चुके हुए हैं। अगर कोई और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल हम लेना चाहते हैं, उसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जी जब अल्कोहल के अंदर देखें जी OH है, वहां तो एटम की बात हुई थी कि हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है। यहाँ बेटे देखते हैं क्या होता है, बेटे चेक करते हैं इसके अंदर क्या होता है। इस दौरान में ये H और ये OH ये आपस में मिलते हैं, H2O बना देते हैं। देखो OH ग्रुप रिमूव कर दिया गया। क्या ये वाकई रिमूव हुआ, ये रिप्लेस हुआ है? ये प्रोडक्ट में जाके चेक करते हैं। CH3CH2Cl लिख देते हैं। इसका मतलब ये Cl ने रिप्लेस किया OH को, रिमूव नहीं किया, उसने रिप्लेस किया OH को। इस तरह के जितने भी रिएक्शन होते हैं इनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ये तो हो गया जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ, ये दूसरे टाइप्स के वाले से आते हैं कि एडिशन रिएक्शंस किनको कहा जाता होता है। देखते हैं, चेक करते हैं एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास है, अल्कीन है। अल्कीन हो या अल्काइन हो, दोनों अनसैचुरेटेड ही होते हैं। अल्कीन है। इस अल्कीन के अंदर जब हमने Br2 को ऐड किया, Br2 को, और Br2 को हमने ऐड की है किस चीज की प्रेजेंस के अंदर, वो भी देखते हैं। हमने ये एडिशन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनर्ट सॉल्वेंट होता है। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, Br2 और CCl4 जब इनको मिक्स करते हैं तो फिर इन दोनों का मिला के जो कलर होता है वो रेड होता है, रेड कलर होता है। जब ये ब्रोमीन को इसके अंदर हमने ऐड किया, ऐड करने पर हमें पता चला कि व्हाइट कलर का कोई प्रोडक्ट बन गया हुआ है। और ये व्हाइट कलर का प्रोडक्ट किसकी वजह से बना है? डाई ब्रोमोइथेन की वजह से। यहां आप नोट करें कि इधर हमारे पास दो रिएक्टेंट मौजूद हैं, प्रोडक्ट में जाके हमारे पास एक ही चीज मौजूद है। इसका रिजल्ट क्या निकला हमारे पास कि ये ब्रोमीन ने किसी को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि खुद उसके साथ जाके ऐड हो गए। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और एडिशन रिएक्शंस को डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करना बहुत ही आसान और सिंपल सी बात है। अभी इनको डिफाइन कैसे किया जाएगा? हम कहेंगे कि ऐसे रिएक्शन जिसके दौरान में सब्सटेंसेस जो होते हैं, कोई भी चीज जो होती है, सब्सटेंसेस होते हैं, आर एडेड, ऐड किया जाता होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, किसी चीज की रिप्लेसमेंट किए बगैर, किसी शय को हटाए बगैर अगर किसी शय को ऐड कर दिया जाए, इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इनको हम एडिशन रिएक्शन का नाम देते होते हैं। एडिशन रिएक्शन किन की प्रॉपर्टी होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है किन की प्रॉपर्टी होती है? जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड जितने भी होते हैं उन वो इन्वॉल्व करते होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। जबकि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की अगर हम बात करते होते हैं, तो ये जो ना मोस्टली जो है ये फॉलो करते हैं या ये देते होते हैं एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन देंगे। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या, हमें अल्कीन और अल्काइन से तो क्लियरली पता चल जाता है कि जी ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसलिए हम कहेंगे जी ये तो एडिशन रिएक्शन देते हैं। CH2 हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, ये तो क्लियरली हमें समझ आ जाती है। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लिखते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ तो बॉन्ड से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जी ये अनसैचुरेटेड है, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन देंगे। हमारे पास और कौन सी एग्जांपल होनी चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि जी एडिशन रिएक्शन देते होते हैं? यहां से चेक कर लेते हैं। अगर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। सेम इसी तरीके से अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन रहा है, अब डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा ये अनसैचुरेटेड करैक्टर शो करेगा। जब ये अनसैचुरेटेड करैक्टर शो करेगा तो ये इन्वॉल्व कर सकता है एडिशन रिएक्शन को। जबकि अगर हम यहां से बात करते हैं, COH बॉन्ड के हवाले से बात करते हैं, ये इन्वॉल्व करेगा या अंडरगो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। सेम इसी तरीके से यहां से आइडेंटिफाई करते हैं कार्बन, क्लोरीन को देख लो भाई,
कार्बन और क्लोरीन के दरम्यान में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, जबकि यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड भी मौजूद है इसके अंदर। सेम इसी तरीके से अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन को देखा जाए तो बाकी रिएक्शन भी होते हैं, ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, रेड्यूस भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम कंपेयर कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन के हवाले से कि कौन सी चीज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी और कौन सी चीज जो है वो एडिशन रिएक्शन देगी। यहाँ पे देखें ये पाई बॉन्ड मौजूद है, पाई बॉन्ड होने का मतलब है कि यहाँ सैचुरेशन शो कर रहा है। अगर ये अनसैचुरेशन शो कर रहा है तो इसका मतलब ये कहां जाएगा, ये देगा हमें एडिशन रिएक्शन। जबकि अगर हम CCl की बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसकी जगह के ऊपर कोई और ग्रुप इनके साथ लगा दिया जाता है। इस तरह हमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जाएगा और कौन सा कंपाउंड होगा जो कि एडिशन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा। अब ये तो होगी बात के हेलोजिनेशन रिएक्शन कौन से होते हैं और वो कौन कौन से रिएक्शन देंगे। वहां से हमें यह भी पता चल गया कि जो अल्केन्स हैं, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। जबकि अल्कीन्स की अगर हम बात करते हैं, अल्काइंस की अगर हम बात करते हैं, तो फिर क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं, इनके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद होता है। पाई बॉन्ड मौजूद होने की वजह से ये वैलेंसी अपनी सैचुरेटेड करने के लिए, मतलब सिग्मा बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए, जो कि स्टेबल होते हैं, ये एडिशन रिएक्शन क्यों कराते हैं, इसलिए कि पाई बॉन्ड वीक होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं, इसलिए ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाह रहे होते हैं। स्टेबलाइज कब होंगे, जब ज्यादा से ज्यादा इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद होंगे। सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए ही ये एडिशन रिएक्शन देते होते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन कि हम कौन कौन से रिएक्शन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम वही बात करने लगे आगे इनके अंदर कि जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से दे रहे हैं और किस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, वो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। हेलोजिनेशन के अंदर ही हम ये सारी बातें करने लगे हैं इनके अंदर। देखते हैं कि जब हम अल्केन के अंदर हेलोजेंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात हो रही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हम बात करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स की। अल्केन्स की हेलोजिनेशन करानी है। अब जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि अल्केन्स कौन से कंपाउंड हैं। अल्केन्स हैं सैचुरेटेड, और क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से बने हुए होते हैं, एक इनके अंदर कार्बन होता है और दूसरा हाइड्रोजन होता है, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं तो फिर उस दौरान में क्या होता है, उस दौरान में ये फिर हमें पता क्लियरली बात जो अभी हम डिस्कस कर चुके थे, ये जाते होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान में जो H होता है ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन हैं उनका जो H होता है उसको कौन रिप्लेस करेगा, उनको आके रिप्लेस करेंगे हैलोजन। हैलोजन, और हैलोजन किस फॉर्म में आएंगे, हेलाइडाइन की फॉर्म में। ये हेलो ग्रुप उनको नाम दिया जाता होता है। हैलोजन से रिप्लेस करते हैं। H कितने होंगे, वो H एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या फिर चार भी हो सकते हैं। जितने H लगे होंगे एक कार्बन के साथ वो सारे के सारे रिमूव किए जा सकते हैं। अगर कोई हमें पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन MCQ के अंदर पूछ लेता है कि ये बताओ अगर आप अल्केन की हेलोजिनेशन करा रहे हो उस दौरान में आपके पास कंडीशंस क्या होंगी, तो कंडीशंस के लिए हमने सिंपल से इसको बता देना है कि हेलोजिनेशन कराने के लिए या तो सनलाइट का होना जरूरी है, और सनलाइट जो है जब भी रिएक्शन के अंदर होगा H न्यू से इसको लिखा हुआ होता है। इस दौरान में जो रिएक्शन होता है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। लिख दें, ठीक है, नहीं लिखते हैं कोई मसला नहीं है। इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है, अभी सनलाइट अगर मौजूद नहीं है, जैसे सर्दियां चल रही होती हैं, ज्यादा लाइट नहीं पड़ रही है, रिएक्शन भी कराना है फिर हमने, तो फिर उस रिएक्शन को कराने के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर
400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करेंगे। रिएक्टेंट तो जाहिर है होने ही होने इनके अंदर, रिएक्टेंट्स भी चाहिए होंगे। रिएक्टेंट्स कौन कौन चाहिए होंगे? या एक अल्केन होगा और प्लस इसके साथ हेलोजन होते हैं इनके अंदर। जब हम अल्केन्स की हेलोजिनेशन कराते हैं, हेलोजिनेशन के दौरान में देखते हैं जी क्या होता है, जब किसी भी एक अल्केन के अंदर, इसको RH लिखा जा सकता है, इस R का मतलब होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा जिसके अंदर एक हाइड्रोजन कम होता है, वो R होगा। एक हाइड्रोजन और ऐड कर दो, अल्केन बन गया। इस अल्केन के अंदर जब हैलोजन को ऐड करते हैं जो कि X2 की फॉर्म में होता है, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, X2 भी लिखा जा सकता है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए कि कौन सी चीज किस साइड के ऊपर जाएगी। ये भी X होगा, ये इधर आएगा, यहाँ पे किसी के साथ आएगा। ये चलें इसको बॉन्ड भी बना देते हैं साथ इसके हम। यहाँ से ये जो H है इसको भी हम कलर चेंज कर देते हैं, ये H रिप्लेस होगा। हालांकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, लेकिन समझने के लिए हमारे पास इतनी बातें काफी हैं। जब हम इसके अंदर पास कराते हैं सनलाइट को एट 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये जो H है ये X के साथ, या चले यूं कह लें कि ये X आके जगह ले लेगा इस H की जगह ले लेगा। जब ये इस H की जगह लेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा RX, जिसको हेलो अल्केन कहते होते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन या फिर अल्कीन प्रोडक्ट बनाता होता है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन क्या होते हैं? जिसके अंदर अल्काइल हेलाइड के साथ अल्काइल रेडिकल के साथ हेलोजन लगाओ, हेलाइडाइन लगाओ, उनको हेलो अल्केन कहते होते हैं। प्लस साथ में इसके अंदर और क्या बनेगा अभी हमारे पास, प्लस साथ में बन जाएगा HX। मेन बात क्या थी कि इस H को रिप्लेस करेगा X ने इसकी जगह ले ली है। तो इस प्रोसेस को, या इस रिएक्शन को हम कहेंगे हेलोजिनेशन, जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो रही है। जब ये रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्शन कराने के दौरान में ये जो X2 है हमारे पास हेलोजन है, ये कौन होगा? ये X2 जो होता है ये या तो F2 हो सकता है, या फिर ये Cl2 हो सकता है, या फिर Br2 हो सकता है, या फिर I2 हो सकता है। ये चीजें हमारे पास हो सकती हैं हेलोजन की जगह के ऊपर। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम फ्लोरीन के हवाले से बात करते हैं, F2 की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक अपने ग्रुप के अंदर स्मॉलेस्ट साइज है इसका। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी। दो बातें हैं इसकी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कोई भी ऐसी शय जिसका साइज स्मॉलेस्ट हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाईएस्ट हो, उसका रिजल्ट हमारे पास ये निकलता है कि ये जो F2 होगा, F2, ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होगा। हाईली रिएक्टिव कह दो, ये हाईली रिएक्टिव होगा, या फिर इसकी जगह पे लिख सकते हो कि ये विगोरसली रिएक्टिव होगा। विगोरसली रिएक्टिव होगा। जब ये विगोरसली रिएक्टिव है तो फिर उस दौरान में क्या होता है? उस दौरान में विगोरस रिएक्टिव होने की वजह से जब फ्लोरीनेशन कराते हैं, नो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, पहला डिसएडवांटेज ये है इसका कि कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनता। क्या मतलब? CH3 और फिर इसके अंदर CH3, फ्लोरीन इसके अंदर ऐड कर दो, F2 को ऐड कर दो, वो बेशक CH4 ही क्यों ना हो, जो भी इसके अंदर हाइड्रोकार्बन अल्केन होगा उसके साथ ये ऐसा ही करेगा। सनलाइट इसकी पास कराई हमने, इसमें से सनलाइट पास कराने पे CH3CH, इसके साथ दो फ्लोरीन आ सकते हैं, F2 बन गया इसके साथ। वैसे वो कहते हैं ये F2 नहीं बनता होता, वो कहते हैं जी ये CH3F3 बनाता होता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी नहीं बनाता, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी नहीं बनाता। इसके अलावा और क्या बना सकता है? CH2F, फिर ये CHF2, अब भी डाई नहीं है, दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। एक तो दूर की बात है, दो फ्लोरीन भी नहीं है, तीन हो गए इसके अंदर भी। सेम इसी तरीके से ये बना देता है CHF3 बना देता है, और प्लस CF4 बना देता होता है, ये CF4 बना देता है।
पहला डिसएडवांटेज के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनता। दूसरा देखें कि ये जितने भी पॉसिबल अल्काइल रेडिकल बन सकते हैं ना इस अल्केन को तोड़ के, उतने ही ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बना देता है, जिसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकला? हमारे पास रिजल्ट ये निकला कि ये जो फ्लोरीन है ये बना देता होता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना देता होता है। इसलिए कहते हैं कि फ्लोरीन को रिएक्शन के अंदर यूज नहीं किया जाता। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोरीनेशन इज नॉट प्रेफर्ड, फ्लोरीनेशन को प्रेफर नहीं किया जाता। रीजन अभी हमने देख लिया है कि क्यों इसको प्रेफर नहीं किया जाता होता। अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं इसके अंदर आयोडीन के हवाले से, ये क्लोरीन और आयोडीन की ब्रोमीन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं आयोडीन के हवाले से। जब CH4 के साथ आयोडीन को, या CH3 के साथ भी करा दो, जब इसके साथ रिएक्ट करा रहे होते हैं उस दौरान में हमें इसमें ऐड करना पड़ता होता है HiO3 को, इसमें हमें ऐड करना पड़ता होता है HgO को, या इसमें हमें ऐड करना पड़ता होता है HNO3 को, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनको ऐड करने पर ही ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3I। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि ये जो I2 होता है ये स्लो रिएक्टिव होता है। I2 इज वेरी स्लो रिएक्टिव, बहुत ही इसका स्लो रिएक्शन होता है। एंड और इसके अलावा इसके लिए हमें चाहिए होता है रिक्वायर्ड होता है आयोडीनेटिंग एजेंट, यानी ऐसी शय जो आयोडीन को ऐड करा दे, उस एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कहते हैं कि आयोडीनेशन इज आल्सो नॉट प्रेफर, ये आयोडीनेशन जो है इसको भी प्रेफर नहीं किया जाता, आयोडीनेशन को भी प्रेफर नहीं किया जाता। इसका मतलब कि दो चीजों को तो हम प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लोरीन के हवाले से, ब्रोमीन के हवाले से और क्लोरीन के हवाले से, तो Br2 और Cl2 जो है ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। बात करते हैं Br2 और Cl2 के हवाले से, Cl2 एंड Br2 ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, यानी नॉर्मल रिएक्शन देते होते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक रिएक्शन देते होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनको प्रेफर किया जाता है, इन्हीं चीजों को ही यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको प्रेफर किया जाता है, इन चीजों को यूज किया जा सकता होता है रिएक्शन के अंदर। इसलिए रिएक्शन जब भी कराए जाएंगे इन्हीं के कराए जाएंगे। अब देखते हैं जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि रिएक्शन जब हम करा रहे हैं तो रिएक्शन किस तरह से कराना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, कैसा रिएक्शन होगा? अभी हमने पढ़ा है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम रिएक्टिविटी Cl2 की होगी, उससे कम रिएक्टिविटी Br2 की होगी, उससे कम रिएक्टिविटी I2 की होगी। और ये MCQ में भी पूछा जा सकता है कि जब हेलोजिनेशन करा रहे हो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव चीज कौन सी होगी, सबसे लो रिएक्टिव चीज कौन सी होगी, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इस चीज के हवाले से ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनते होते हैं जब हम फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन कराते होते हैं। अभी इधर से हम चलते जाते हैं CH4 के अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं, एक तरफ रिएक्शन लेके चलते हैं, अगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं Br2 को, और ये जो Br2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या वो टेम्परेचर हमने लिख दिया हुआ है, ये टेम्परेचर सनलाइट के लिए टेम्परेचर ये रिक्वायर्ड होता है। जब Br2 को ऐड करोगे इसके नतीजे में CH3Br बनेगा, प्लस CH2Br2 बनेगा, प्लस CHBr3 बनेगा, प्लस CBr4 बन जाएगा, और प्लस साथ में HBr बन जाएगा। बैलेंस इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ब्रोमीन को देखोगे, ब्रोमीन के तादाद काउंट कर लेनी है, इधर काउंट कर लेनी है, इधर कार्बन काउंट कर लेने, इधर भी कार्बन काउंट कर लेने। जब ये आप काउंट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी तादाद कहाँ पे कितनी होनी चाहिए, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम इसी CH4 के अंदर ऐड कर देते हैं Cl2 को, तो फिर हमारे पास ये रिएक्शन होगा। क्या क्या चीजें बननी है? CH3Cl बन जाना है,
प्लस CH2Cl2 बन जाना है, प्लस CHCl3 बन जाना है, प्लस CCl4 बन जाना है, और साथ में HCl बन जाना है। इसको तो अगर हम ना भी डिस्कस करें तो कोई मसला नहीं है, इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बनना ही बनना है ना हमारे पास। अब मेन बात आ जाती है कि इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कम अमाउंट के अंदर होता है। इसलिए इस चीज़ को समझने के लिए हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा होगा या फिर डाई, ट्राई और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा होगा। इस चीज को चेक करने के लिए इसमें आपने एमसीक्यूज में भी आता है, इसके लिए आपने देखना है कि जो रेट होता है रिएक्शन का वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है हैलोजन की अमाउंट के ऊपर। अगर हैलोजन की अमाउंट बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। सेम इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता होता है अमाउंट ऑफ अल्केन के ऊपर, कि अगर अल्केन की अमाउंट बढ़ती चली जाती है तो तभी रेट ऑफ रिएक्शन साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। ये मोस्टली पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि जी बताएं, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन जो है अल्केन के साथ बढ़ाना चाहते हैं तो किस चीज को बढ़ाओगे? आप कहोगे या तो X2 की अमाउंट बढ़ा देंगे, या फिर दोनों इसकी अमाउंट बढ़ा देंगे, या फिर दोनों की अमाउंट बढ़ा देंगे। अब ये देखना है कि अगर X2 की अमाउंट को बढ़ाया जाए तो कौन सी चीज बढ़ेगी। बड़े अगर हम X2 की अमाउंट को बढ़ाते हैं उस दौरान में चेक अब आपने करना है CHX2 बढ़ जाएगा, या फिर CH2X2 बढ़ जाएगा, या फिर CHX3 बढ़ जाएगा, या फिर CX4 बढ़ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हैलोजन की अमाउंट के बढ़ाने पर डाई, ट्राई और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम अमाउंट ऑफ अल्केन बढ़ाते हैं तो फिर उस दौरान में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हम प्रोडक्ट कौन सा बनाना चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को फॉलो किया जाता है। ये तो होगी जी कि अगर कार्बन की तादाद एक हो, अगर दो तादाद भी है तो फिर भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन की तादाद दो से ज्यादा आ जाती है, 2-3 कार्बन आ जाते हैं, 4 कार्बन आ जाते हैं, तो फिर क्या, फिर भी प्रोडक्ट ऐसा ही रहेगा कि जी क्लोरीन कहीं पे भी लगा दो, ब्रोमीन कहीं पे भी लगा दो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? उस चीज को हम चेक करने लगे हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। देखते हैं अभी CH3 CH2 CH3, इसके अंदर हमने लेट सपोज Cl2 को हमने ऐड कर दिया। क्या हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा या ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट बनेंगे? हमारे पास प्रोडक्ट एक नहीं बनता होता, बल्कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता होता है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि या तो ये जो Cl होगा ये किसी टर्मिनल कार्बन के ऊपर लगा हुआ होगा, या फिर ये लगा हुआ होगा किसी सेंटर वाली कार्बन के ऊपर। इसका मतलब है कि या तो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, इसको यूं लिख देते हैं 1 हैलाइड बन जाएगा, या फिर हमारे पास 2 हैलाइड बन जाएगा, या फिर 3 हैलाइड बन जाता होता है। कौन ज्यादा अमाउंट के अंदर होगा और कौन थोड़ी अमाउंट के अंदर होगा, ये जानना जरा बात तो बहुत आसान है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा है और कौन थोड़ी अमाउंट के अंदर है? इस चीज को चेक करने के लिए हमें जरा डिस्कस करना पड़ेगा हाइड्रोजन की नेचर के हवाले से। कोई भी हाइड्रोजन जो किसी भी अल्केन के अंदर कार्बन के साथ लगा होता है उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर होती है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर कौन सी हैं वो यहां से चेक कर लेते हैं। अब यहां से देखना है कि हमारे पास प्राइमरी कार्बन कौन सा है और सेकेंडरी कार्बन कौन सा है। ये C जिसको मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं ये प्राइमरी कार्बन है, ये C जिसको ब्लू कलर से मैंने लिखा है ये प्राइमरी कार्बन है, जिसको मैंने ब्लैक कलर से लिख दिया है ये टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन है इधर वाले में, इस वाले में चले इधर भी चेंज कर देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। जो ब्लू कलर से कार्बन लिखे हुए हैं ये प्राइमरी कार्बन है, जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, जो ब्लैक से लिखे हुए हैं वो टर्शरी कार्बन है, और जो रेड से लिखा हुआ ये सेकेंडरी कार्बन है।
किस हाइड्रोजन को रिमूव करना ज्यादा इजी है और किस को रिमूव करना डिफिकल्ट है। ये हमारे पास जितने भी हाइड्रोजन हैं ये सारे के सारे प्राइमरी हाइड्रोजन हैं, इनको रिमूव करना डिफिकल्ट है। रिमूवल इज डिफिकल्ट। भाई जिस शय का रिमूवल डिफिकल्ट हो वो इजीली प्रोडक्ट भी नहीं देता। अगर इजीली प्रोडक्ट नहीं देता तो ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट भी नहीं देगा। इसका मतलब है कि क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना हुआ है, ये ज्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पे ज्यादा आसानी किसको रिमूव करना है? ज्यादा आसानी यानी प्राइमरी और सेकेंडरी की निस्बत है। सेकेंडरी को रिमूव करना इजी है जबकि प्राइमरी को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। अगर ऐसा है तो फिर यहां से चेक करें कि ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा जिसने प्राइमरी हाइड्रोजन को निकाला है, जबकि ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा जिसने रिमूव किया सेकेंडरी हाइड्रोजन को। अगर टर्शरी की आ जाती तो फिर हमारे पास ज्यादा इजी होता टर्शरी को रिमूव करना। इसलिए आप लिख सकते हैं कि रिमूवल किसका इजी होगा? H। सबसे ज्यादा रिमूवल होता है 3H मतलब टर्शरी हाइड्रोजन का, उससे कम होता है 2H मतलब सेकेंडरी हाइड्रोजन का रिमूवल इससे कम होता है, फिर सबसे कम इजी होता है प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। तो इस तरह हमें कोई भी रिएक्शन अगर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जी कार्बन की तादाद जो है वो 2 से ज्यादा है, तो उसके लिए फिर हमने इस चीज को ध्यान में रखना है कि कौन से H को रिमूव करना इजी है और कौन से H को रिमूव करना डिफिकल्ट है। ये चीजें अगर हमारे ध्यान में रहेंगी तो फिर इस तरीके से हमें हाइड्रोजनेशन के जरिए से प्रोडक्ट बनाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये तो बात होगी जी कि हेलोजिनेशन हमने करानी है अल्केन्स की। अब अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं और उनकी हेलोजिनेशन कराना चाहते हैं, उनकी हेलोजिनेशन जब हम कराएंगे तो एडिशन रिएक्शन होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या तो अल्कीन होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान में एक पाई बॉन्ड मौजूद होता है, या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्काइन होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान में 2 पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। इस दौरान में जब हम इनके अंदर हैलोजेंस को ऐड करेंगे, इधर भी हम हैलोजन ऐड कर देते हैं, इधर भी हम हैलोजेंस को ऐड कर देते हैं। ये जो हैलोजन इनके अंदर ऐड किए जाते हैं वो हैलोजन किसी भी इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस के अंदर कराए जाते हैं, जैसा कि CCl4 की प्रेजेंस के अंदर कराया जाता है। इधर भी CCl4 की प्रेजेंस के अंदर कराया जाता होता है। ये हैलोजन कितने मोल होगा ये डिपेंड करता होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के ऊपर। अब क्योंकि अल्कीन के अंदर एक पाई बॉन्ड मौजूद होता है इसलिए 1 मोल ऑफ हैलोजन रिक्वायर्ड होगा, जबकि अल्काइन की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि 2 पाई बॉन्ड मौजूद हैं इसलिए इसके अंदर 2 हैलोजन रिक्वायर्ड होंगे, 2 मोल ऑफ हैलोजन। यहाँ देखें 1 पाई बॉन्ड है, जबकि इधर अगर आप चेक